तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में एक अच्छी कमाई कर सकते हो, अपने आप को इस तरीके से ग्रो कर सकते हो कि आप एक वेल्दी पर्सन बन पाओ। क्योंकि आज हम बात करेंगे वेल्थ एंड नक्षत्रास की। आज हम समझेंगे कि भाई ऐसा क्या एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बनता है लाइफ में जिसमें हम अच्छी वेल्थ कमा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो डिकोडर राजन खिल्लन जी, हमारे भाई। स्वागत है सर आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है लाइफ में, थोड़ा बताओ। ब्लेस्ड, फुल्ली ब्लेस्ड, कंप्लीटली ब्लेस्ड। ब्लेस्ड किसे कहते हैं आप? खुशी हो, अच्छा, बंदा दो पैसे कमा रहा हो, हेल्थ ठीक हो। हाँ, और क्या ब्लेस्ड का मतलब है? सही बात किसी के घर थोड़ी घुसना है। तो मतलब बढ़िया चल रहा है टोटल मिला के आपके सब। नक्षत्र सही चल रहे हैं मतलब। हाँ। भाई एक बात बताओ, आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप अपने नक्षत्र खुद क्रिएट भी कर सकते हो कुछ ऐसे? नहीं क्रिएट किया जा सकता। अच्छा, द ओनली एस्ट्रोलॉजी का जो ओनली मतलब है ना, वो है गाइडेंस। कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की एक सांस भी फालतू नहीं बढ़ा सकता, ना कम कर सकता। लेकिन अगर कोई कांड होने वाला है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलर्ट कर सकता है। अगर कोई किसी चीज़ में अच्छा है लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाएगा किसी व्यसन के कारण, व्यसन कह लो, एडिक्शन कह लो। मान ले कोई दो पैसे कमाने लग जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उसको प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। प्लेजर का मतलब फीमेल प्लेजर ले लो, मटेरियलिस्टिक प्लेजर ले लो, फिर वो रुक जाएगा, कंफर्ट जोन में बैठ जाएगा। उसको वहाँ पे बैठना नहीं है, उसको और ऊपर लेके जाना है, मोटिवेट करना है। तो एस्ट्रोलॉजी का ये काम है, गाइडेंस। और किसी का बुरा वक्त आना है तो उसको बुरे वक्त में क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, वक्त तो निकालना ही है। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई तांत्रिक आपका एक दिन भी फालतू नहीं बढ़ा सकता, एक मिनट, एक सेकंड भी फालतू नहीं बढ़ा सकता, ये मान के चलो। बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है किस्मत से ज़्यादा? गाइडेंस से बहुत फर्क पड़ता है। मैं देखो उपाय तो देता नहीं हूँ, ये तो पता ही है। 3 उपाय हैं दुनिया में। मंत्र, किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का मंत्र जपना। दान, किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का, किसी भी उससे दान करना। और उपवास, उपवास का मतलब होता है फास्टिंग। वो मौन व्रत भी हो सकता है और वो खाने पीने वाली जो फास्टिंग होती है, जैसे 16 सोमवार, वो भी करता। सिंपल लॉजिक है, जो ग्रह आपके खराब है, जो नक्षत्र आपके खराब हैं और जो कॉम्बिनेशंस आपके खराब हैं, उनकी आपको फास्टिंग करनी है, उनके आपको दान करने हैं, उनके आपको मंत्र जाप करना। तो वो ठीक हो जाते हैं। फर्क तो पड़ता ही है, मरहम तो लगता ही है उसको। तो ये जो गाइडेंस आप कह रहे हो, गाइडेंस से फर्क पड़ता है, तो गाइडेंस से जो नसीब में होगा वो बढ़ जाता है, या फिर गाइडेंस वाली आप चीज? मैनेज अच्छी तरह कर सकते हो। अच्छा, मैनेज अच्छी तरह कर सकते हो, पर जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है। अगर मिलता, वेस्टेज रुक जाती है, आपके पोटेंशियल पीक पे पहुंच जाते हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी जर गाइडेंस, कोई इस तरह की बात करके कि मैं आपको बताता हूँ कि आप 1 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे बन सकते हो, ये बुलशिट है। जो ये हमें रेमेडीज हमें पता चल रही हैं आजकल की, भाई ये करके या इस प्लेनेट की पूजा रेमेडीज करके, तो बिजनेस है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बिजनेस है। तो रेमेडीज काम तो करती है या नहीं करती? मंत्र, दान और उपवास के अलावा कोई रेमेडी काम नहीं करती। और मैं कोई भी अलग रेमेडी है इन तीनों के अलावा, चाहे पानी में बहाना है, चाहे कहीं कुछ गाड़ना है, मैं किसी रेमेडी को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, बहुत बड़ा कुछ क्लेम कर रहे हो अब, जिसपे कि लोग हमारे यहाँ पे आके बताते हैं कि भाई रेमेडीज ये कर लो और ये हो जाएगा। पर्सनली नहीं मानता। आपने खुद ट्राई करी है कभी? जब हाँ, आप हाँ, जब एक फेज था, लॉसेस कर रहे थे आप, तो सबसे पहले मैं लाल किताब वाले के पास ही गया था, मैंने सारी रेमेडीज की हुई हैं। अच्छा। एक बार तो मुझे ऐसे बोला गया कि आपको ऐसे घुमाना था लेकिन आपने गलती से ऐसे घुमा लिया, तो अब आपके साथ और बुरा होगा। अच्छा जी। तो लाल किताब की जो आपने रेमेडीज करी, चलो एक तो ये गलत हो गई, और भी कोई जो करी वो वर्क नहीं करी? वर्क एक भी नहीं करी? एक ही रेमेडी वर्क की, जो ग्रेट जस्टिस जशन कपूर ने एक रेमेडी बताई थी मेरे को किसी ने ना रूबी रिकमेंड किया था, स्टोन, रूबी स्टोन होता है ना, तो 2016 की बात है। तो रूबी उस टाइम 70-80 हज़ार का पड़ रहा था, विथ गोल्ड की अंगूठी वगैरह में लाके।
अपनी उस टाइम हैसियत तो थी नहीं। तो मैंने कपूर साहब से पूछा, जस्टिस एस एन कपूर द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, वो कहते कि रूबी पहनना ही क्यों है, रूबी किसका स्टोन है? मैंने कहा सूर्य का। मानिक रूबी सूर्य का स्टोन है, सन को स्ट्रॉन्ग करता है। कहते आई एम गिविंग यू वन रेमेडी, ताउमर करनी है तूने। मैं क्या बताओ सर? क्या जस्ट टेक सनलाइट एंड चैंट ओम नमो शिवाय, जस्ट टेक सनलाइट एंड चैंट ओम नमो शिवाय। अच्छा। और सुबह मैं क्या सर मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। कहते तू 9:30 कर लियो। उन्होंने कोई मेरे पे ऐसी बंदिश नहीं रखी, कहते तू 9:30 कर लियो। अब आई एम डूइंग द रेमेडी, हफ्ते में 1-2 दिन मिस भी हो जाती है, कभी रात को लेट काम करना पड़ गया, कभी यूएस में किसी से बात करनी हो भी जाती, कभी कभी मिस, लेकिन ये मैं कंटिन्यू रखी हुई है। अब उसके बाद थोड़ा सा जल सूर्य को जल देना शुरू किया, पहले मंत्र वगैरह की चैंटिंग नहीं आती थी, तो विटामिन डी भी मिलना शुरू हो गया। मैंने मानिक नहीं पहना उसके बाद। तो आप ये कहना चाहते मतलब हो, मैं बता रहा हूँ ना, सब्स्टिट्यूट रेमेडीज, वाई टू पे मनी फॉर समथिंग। और मैं एक और स्टोन्स की बात बताऊं, रोज सुबह इस मोबाइल में मैसेज आता है, सर XYZ को स्टोन सजेस्ट कर दो, 40% आपकी ऑफ टोटल बिलिंग। अच्छा, रोज सुबह इस मोबाइल में मैसेज आता है, और एक नहीं 5 मैसेज आते हैं। और मैंने कितनी रेमेडीज, कितने लोगों को कंसल्ट किया, सब सामने होंगे। अगर मैंने किसी को स्टोन रिकमेंड किया तो मेरा नाम बदल देना। तो स्टोन रेकमेंड करना तो चलो एक अलग ही बात होगी, लेकिन कुछ जो घरेलू चीज़ जो घर में रह के घर की चीज़ों से ही आप कर सकते हो एज अ उपाय, तो वो तो काम करते हैं। मंत्र, दान और उपवास के अलावा कोई भी रेमेडी नहीं है। जस्ट चैंट दी मंत्र ऑफ द गॉड। जैसे मैं चतुर्थी तिथि हूँ, चतुर्थी तिथि के लॉर्ड होते हैं गणेश जी। गणेश जी, आंखें बंद करके सोचो कि ऐसा क्या किया जाए कि गणेश जी खुश हो जाए। तो जवाब आया सामने से कि लड्डू खरीद 1 किलो और किसी कंस्ट्रक्शन साइट में वहाँ पे जो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, उनको बांट दे। दान भी हो गया और गणेश जी के हिसाब से हो गया। अब तृतीया, तीज, आजकल तीज बना रहे हैं ना, कोई मान लो तृतीया में पैदा हुआ है, चाहे शुक्ल पक्ष चाहे कृष्ण पक्ष, तो क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी है? तो गौरी माता का श्रृंगार चढ़ता है। किसी एम्प्लॉय की, किसी गरीब के बच्चे की शादी में उसके लहंगे के पैसे दे दो, उसकी ज्वेलरी के पैसे दे दो, उसके मेकअप में हेल्प कर दो। गौरी माता को उपाय हो गया। वाह यार, देवता के हिसाब से उपाय आप मैं 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन वो देवता कैसे चुनोगे? लोग कहते हैं कि देवता चुनना ही तो जरूरी है, कि कौन सा देवता है जो आपकी वेल्थ को प्रोड्यूस करेगा। तो वो कुंडली और नक्षत्र के हिसाब से होते हैं आपके देवता? और क्या। तो हमारी जनता को कैसे पता चले? आज के पॉडकास्ट में पता चलना चाहिए उन्हें, थोड़ा बताओ। वेल्थ एक ग्रह से नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि वेल्थ 2nd हाउस से आती है, कई जगह कहा था 11th हाउस से आती है, 2nd से भी आती है, 11th से भी आती है, 1st से भी आती है, 4th से भी आती है, 5th से भी आती है, 9th से भी आती है, 10th से तो आती है काम। किससे नहीं आती फिर? जो प्राइम हाउसेस ऑफ वेल्थ हैं वो है 1 2 3 4 5 9 10 11। अच्छा, तो ये हो गए 8 हाउसेस जिनको हम प्राइम हाउसेस ऑफ वेल्थ कह रहे हैं। उससे पहले किसी भी हाउस को, किसी भी कुंडली को देखने से पहले हमें पंचांग देखना है। पंचांग की क्वालिटी क्या है? पंचांग में कोई बुरे योग तो नहीं है? पंचांग एक बार ऑडियंस के जो पंचांग कैलेंडर होता है जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, उसका तो मैं कोर्स भी कितनों को करा चुका हूँ, 350 बच्चे पढ़ चुके हैं पंचांग मुझसे। तो अगर पंचांग की क्वालिटी अच्छी है, पंचांग को मैं कहता हूँ जैसे नींव होती है ना किसी बिल्डिंग की, पंचांग कुंडली के लिए वो है। अगर नींव स्ट्रांग है तो अर्थक्वेक आएगा तो नींव उस बिल्डिंग को बचा लेगी। तो ऐसे ही अगर आपकी नींव स्ट्रांग है तो अर्थक्वेक आएगा तो आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को वो कुंडली की नींव बचा लेगी। तो भाई जैसे कुंडली देखनी हो किसी को तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज चाहिए। पंचांग के लिए क्या चाहिए? पंचांग के लिए भी ये 3 चाहिए। ये कुंडली का पार्ट ही है पंचांग। हम कोई भी कुंडली खोलते हैं, जो बुक बनती है, तो पहला पन्ना पंचांग का ही होता है। अच्छा, लेकिन लोग उस पन्ने को क्लोज करके सीधा वहां पे चले जाते हैं जहाँ पे हाउसेस होते हैं। अच्छा,
नक्षत्र कहाँ से आया? पंचांग से तो आया। हमने इतने ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट कर लिए, किसी ने इस तरह से इसका प्रचार नहीं करा कि पंचांग देखना चाहिए, पहला पन्ना होता है, इसको स्किप कर देते हैं लोग। मतलब हमको मालूम नहीं था, ऐसा भी है। मैं तो कह रहा हूँ उनको मालूम ही नहीं था। अच्छा, नो ऑफेंड टू एनीबॉडी, उनको मालूम ही नहीं था। पंचांग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल गेट्स क्यों है? बहुत सारे लोग अपना अपना थ्योरी बताएंगे। बिल गेट्स का रवि योग बनता है, बिल गेट्स का अमृत सिद्धि योग बनता है। दोनों योग कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। अमृत सिद्धि योग बनता है जब शनिवार और चतुर्दशी तिथि को कोई पैदा होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 14th डे ऑफ लूनर मंथ एंड सैटरडे, इसको बोलते हैं अमृत सिद्धि योग। एंड उसका रवि योग भी बनता है। ये दोनों अच्छे योग हैं, उसके पंचांग में ऐड हो जाते हैं। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण की कैलकुलेशन के बाद इसको चेरी ऑन दी केक मिलता है रवि योग का और अमृत सिद्धि योग का। इसलिए बिल गेट्स है। अच्छा, लेकिन वो तो कोई रेमेडी फैमेडी भी नहीं करता होगा। कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं है। लेकिन उसको ये, हमें तो ये पता है ना कि उसकी ये योग बनते हैं। तो सिर्फ योग बन रहे हैं और बिना रेमेडी करे पहुंचेगा इंसान। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग की बात कर रहा हूँ। दोनों के पंचांग बहुत अच्छे हैं और दोनों का मून साइज बड़ा है। बिल गेट्स फुल मून से एक दिन पहले पैदा हुआ है और मार्क जकरबर्ग फुल मून के दिन ही पैदा हुआ है। अच्छा, तो पराशर जी क्या कहते हैं, ऋषि पराशर, कि द ग्रेटर द मून साइज इज बेटर फॉर यू। अच्छा, तो पंचांग अच्छा है ये कैसे पता चले? इसके लिए तो पंचांग का पूरा वो करना पड़ेगा, पूरे क्लासिक्स देखने पड़ेंगे। कि पंचांग में पांचों चीजों को, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, अगर ये पांचों फैक्टर्स ही अच्छे हैं तो बल्ले बल्ले। अच्छा, तो आपको रोटी कपड़े मकान की टेंशन तो कभी नहीं होगी। एक अच्छा, चाहे मीडियम क्लास लाइफस्टाइल चाहे हाई क्लास लाइफस्टाइल आप जी लोगे। लेकिन पंचांग इज द फर्स्ट पॉइंट टू एनालाइज एनीवन्स वेल्थ छोड़ो, अगर कल को हेल्थ भी एनालाइज करनी है तो भी पंचांग पहला पॉइंट है। कल को लिटिगेशन भी एनालाइज करनी है तब भी पंचांग पहला पॉइंट है। कल को किसी भी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ को एनालाइज करना है तो पहला पॉइंट विल रिमेन पंचांग इन इटसेल्फ। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आप बाई चांस किसी का देख रहे हो, कोई आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लेकर आया, तो आपने पंचांग देखा और उसके घर नहीं देखे कि ग्रह किस तरीके से चल रहे हैं, तो वो सेम निकलता है कि अगर पंचांग में अच्छा योग बन रहा है तो ग्रह के हिसाब से, अगर ग्रह के हिसाब से ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है पंचांग अच्छे से कि ही विल लिव अ डिसेंट लाइफस्टाइल। रोटी कपड़े मकान की उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो वहाँ दिख जाता है, वो आराम से दिख जाता है पंचांग में। और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्या करना है, हमारे सर की वजह से ही मैंने किया हुआ है। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया था वेल्थ को एनालाइज करने का, 100 पॉइंट सिस्टम। उसमें 21 पॉइंट थे, उसमें 100 में से 10 नंबर उन्होंने पंचांग को दे दिए। अच्छा, पंचांग के बाद हमने जो अगला चीज देखनी है वो देखना है आनंदी योग। अब आनंदी योग क्या होता है ये भी बहुत कम लोगों को पता है। हर रोज हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उसके साथ जो वीकडे लॉर्ड होता है उसका कॉम्बिनेशन आनंदी योग बनाता है। जैसे मतलब हम आज की डेट में जब ये पॉडकास्ट चल रहा है, चित्रा नक्षत्र चल रहा है। ओके, और आज डे कौन सा है? आज है सैटरडे। अब स्वाति शुरू हो चुका है, तो स्वाति नक्षत्र और सैटरडे का आनंदी योग बनता है सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या हुआ? सक्सेस। तो मतलब ये पॉडकास्ट हिट होने वाला है। ये पॉडकास्ट भी हिट होने वाला है। और पहले चीज है मुहूर्त, दूसरी चीज है आनंदी योग जो बहुत मैटर करता है। पंचांग, मुहूर्त और आनंदी योग। मुहूर्त मैं इधर बता नहीं पाऊंगा, बड़ा डिटेल हो जाएगा। उसके बाद हमारा सन का चार्ट जिसको सूर्य लगन कहते हैं, उसके बाद मून का चार्ट जिसको चंद्र लगन कहते हैं, और उसके बाद अपना खुद का चार्ट जिसको लगन कुंडली कहते हैं। इन तीनों को देखना है और इन तीनों के नक्षत्र भी होंगे। नक्षत्र स्टार्स की कॉम्बिनेशन को कहते हैं या किसको कहते हैं? द नक्षत्र। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स वी कैन सी फ्रॉम हेयर इज नक्षत्र। देयर आर 27 नक्षत्र इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन नासा कहता है 88 कॉन्स्टलेशन है। लेकिन पराशर जी सिर्फ 27 नक्षत्रों को क्यों ज़्यादा अहमियत देते हैं, 88 को क्यों नहीं देते? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी यही बताया। तो मून है, मून मान लो गाड़ी है,
और 88 नक्षत्र हैं, ये मैं भी मानता हूँ। अब मून एज अ कार, वो जिस जिस नक्षत्र से निकल रहा है ना, वो सारे नक्षत्र कैलकुलेट करो तो 27 आते हैं। अच्छा, तो मून जहां से ट्रांजिट कर रहा है वही नक्षत्र हमारी लाइफ में इंपैक्ट करेंगे। और वो जरूर 27 से होके गुजरेगा ही गुजरेगा ही गुजरेगा, उसका रोटेशन साइकिल ही वही है। बाकी नहीं आते जो बाकी के हैं, बाकी रास्ते में ही नहीं आते, तो वो गिने ही नहीं उन्होंने। तो पराशर जी ने पराशर और शास्त्र में वर्ड यूज किया है नक्षत्र और तारा। तारा है, तारा को उन्होंने बोला है सेलेस्टियल बॉडी, नक्षत्र को उन्होंने बोला सेलेस्टियल बॉडी। लूनर मेंशन बोला है, लूनर का मतलब होता है मून, मेंशन का मतलब होता है स्टेशन। मून का स्टेशन बोला है नक्षत्र। मून के 27 स्टेशन है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, श्लेषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। मूल पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा के बाद आता है आपका धनिष्ठा, शतभिषा। शतभिषा के बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, फिर रेवती। ये 27 नक्षत्र है। सर आपकी नॉलेज को मानना पड़ेगा वैसे। और इसमें से कुछ नक्षत्र बड़े हैं, मान लो नोएडा का एक सेक्टर बड़ा है और नोएडा का एक सेक्टर छोटा है, तो जो बड़े नक्षत्र हैं उनको बोलते हैं, वर्ड नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन जो बड़े नक्षत्र हैं उनमें जब मून होता है तो ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है। अच्छा जी। और जिनमें ज्यादा रोशनी है नक्षत्रों में, मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड लो, द लाइट ऑफ द नक्षत्र इज मोर, उनमें ज्यादा वेल्थ आती है। अब मान लो मून का नक्षत्र या किसी भी ग्रह का नक्षत्र उन नक्षत्रों में है जिनमें रोशनी भी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड भी लो है, और जिन नक्षत्रों का साइज भी बड़ा है, उनमें ज्यादा वेल्थ आती है। पराशर जी कहते हैं इनको 3 चीजों में इन्होंने बांट दिया, कुल नक्षत्र, अकुल नक्षत्र और कुलाकुल नक्षत्र। अच्छा। और कुल नक्षत्र वालों के पास ज्यादा वेल्थ है, अकुल नक्षत्र वालों के पास कम वेल्थ है। इसमें हमें सारे प्लैनेट्स का नक्षत्र देखना पड़ेगा। जिनके ज्यादातर प्लैनेट्स के नक्षत्र कुल में आ रहे हैं उनके पास ज्यादा वेल्थ होगी, अकुल में आ रहे हैं कम वेल्थ होगी, कुलाकुल मिक्सर है। तो सर थोड़ा हम काफ़ी टेक्निकल चले गए, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलो ठीक है, जिन लोग को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो लोग समझ पाएंगे। बट अब मैं थोड़ा सा आपसे बेसिक लैंग्वेज में जानना चाहूँगा कि यार किसी के नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो आपने जो 3 तरह की अपने उपाय बताए हैं कि दान करो और मंत्र जाप करो, तो वो कुंडली के हिसाब से कैसे होते हैं? आप किस तरह के आप मंत्र बताते हो या फिर किस तरह के आप दान बताते हो? थोड़ा अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई चतुर्थी तिथि बॉर्न है तो गणेश जी उसके लॉर्ड हो गए। तो आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचो कि ऐसा क्या होगा कि गणेश जी खुश होंगे। हल्दीराम से लड्डू खरीद के बांट दो गरीब बच्चों में, और ये सब, ये एक उपाय की फॉर्म है। दूसरा है गणेश जी का मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। तीसरा है गणेश जी को दूर्वा चढ़ा के और मंदिर में दान करना, यही लड्डू। सर जैसे आप बता रहे थे कि देव चुनना सबसे मेन बात हम है। नहीं चुनते, कुंडली में सब चुने चुनाए हैं। अच्छा, बस हमें देखना है कि हमारे कौन से देवता हैं। हर नक्षत्र का एक देवता है। तो हमें नक्षत्र वाले देवता को प्रसन्न करना है या जो हमारे फर्स्ट वाले हैं लगन कुंडली दोनों में? को प्रसन्न करना है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में 5-7 बड़े लोग मिलके काम कर रहे हैं, वो 5-7 के 5-7 को प्रसन्न करोगे तभी तो तुम्हें आगे प्रमोशन मिलेगा। तो मैं अब अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरी स्वाति नक्षत्र है, तो स्वाति नक्षत्र के देवता हैं वायु। वायु देव को तभी प्रसन्न किया जा सकता है जब आप पॉल्यूशन ना करो। सिंपल सिंपल। अगर मैं वायु हूं तो कोई वायु का प्रदूषण कर रहा होगा तो खुंदक चढ़ेगी। अगर मैं पवन हूं तो कोई पवन को दूषित करेगा तो खुंदक चढ़ेगी। तो अपने घर में खोल के रखो खिड़कियां दरवाजे, सिर्फ बंद जगह मत रहो। और अगर आप खुद से प्रदूषण कर रहे हो मतलब आप उसको फिर इनएक्टिव कर रहे हो? यस, सिंपल। तो आपके साथ फिर बुरा होगा। बिल्कुल बुरा क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा ना वो। ओके। जिस मैनेजर ने आपको प्रमोशन देना है उसको उसकी गुड बुक्स में तो रहना है। तो ये जो हमारी कुंडली के मैनेजर है, एक नक्षत्र लॉर्ड है, एक तिथि लॉर्ड है, ऐसे करण लॉर्ड भी होता है, ऐसे ही योग लॉर्ड भी होता है।
और अगर इसमें लॉर्ड्स में बुरे लॉर्ड्स हैं उनकी ज़्यादा पूजा करो। उसके बाद हमारा लगन लॉर्ड, जो लगन में हमारा प्लैनेट राशि है, हमारे 12, सब कहते हैं ना 12 प्लैनेट्स हैं, तो वो 12 राशि हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। तो कुछ राशियों को 2-2 प्लैनेट्स हैं और मून और सन के एक एक राशि का एक एक प्लैनेट है। तो जो आपका लगन लॉर्ड है वो आपको मनी गिविंग है, क्योंकि लगन इज यू ओनली। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 घर के लॉर्ड्स और 9, 10, 11 इन तीनों घर के लॉर्ड, ये सब गिविंग होते हैं। पैसा बाप से भी मिल सकता है, पैसा दादे से भी मिल सकता है, पैसा आपकी ज्ञान से भी मिल सकता है, पैसा आपको अपने भाई बहन के सपोर्ट से भी मिल सकता है। सर लेकिन जैसे आप बता रहे हो इतने लॉर्ड को खुश करना, तो इंसान या जनता भी सोचेगी यार इससे अच्छा तो अपना काम ही अच्छे से कर लो। अपना काम अच्छे से करना भी तो यमराज क्या कहते हैं, मान लो किसी का लॉर्ड यमराज है, यमराज कहते हैं कि छुट्टी मत लो अपने काम में। कभी सुना है यमराज ने छुट्टी ले ली 5-7 दिन के लिए? कोई मरा नहीं। यमराज का ऑफिस 24/7/365 डेज चलता रहता। तो मैं तो एकदम बेसिक्स उपाय की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा कोई उपाय बोलता ही नहीं हूँ जो सुन के दिमाग को बुरा लगे, जिसके पीछे लॉजिक ना हो। जैसे आपने कुछ रेमेडीज या कुछ अपने उपाय बताए, बट जैसे आपने बोला लाल किताब की रेमेडीज आप पे नहीं चली, बहुत मेरे पे मैं मानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं मानते आप। पर क्या पता कि आपकी कुंडली ऐसी हो कि लाल किताब के उपाय ना चले, किसी को और को सूट कर जाए। जैसे होता है कि यार किसी कुंडली अलग है। देखो मैं क्या कहता हूँ, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। लाल किताब एक पंडित जी ने लिखी है लुधियाना में, पंजाब में। उनका नाम है रूपचंद जोशी। मैं रिसर्चर हूँ, मेरे को सारी रिसर्चेस पता है। उन्होंने जिस तरह से लाल किताब लिखी होगी कभी 1950s में कहीं, आज जो लाल किताब है उसका कुछ नहीं पता। प्लस जो जिस बुक की मैं सबसे ज़्यादा प्रेस करता हूँ वो वैदिक टेक्स्ट है, वैदिक बुक है। अथर्ववेद में नक्षत्रों के बारे में लिखा हुआ है। अथर्ववेद ने बताया गया कि अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड अश्विनी कुमार है। लाल किताब में तो सिर्फ उपाय लिखे हुए हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरी एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ है तो मैं एस्ट्रोलॉजर होके उसको x + 10x तो नहीं कर सकता, x + 1%, 2% अपनी हरकतों को सुधार के कर सकता हूं। x को 10x नहीं किया जा सकता, x को बचाया जा सकता है। बुरे वक्त में उसको ये बताया जा सकता है इंश्योरेंस ले ले। मान लो किसी का एक्सीडेंट नजर आ रहा है या किसी का लॉस नजर आ रहा है, किसी की फैक्ट्री में आग लगती नजर आ रही है, क्या बोलूंगा मैं उसको? उपाय दोगे बचने के लिए? सबसे पहले फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस कराऊंगा, वो भी उस कंपनी से जिसका क्लेम रेशियो अच्छा है। अब मैं इंश्योरेंस वाला नहीं हूं ना, मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन यही उपाय है। अच्छा, उपाय यही है। प्रैक्टिकल उपाय पहले करेंगे ना। किसी को चोट लगेगी, महामृत्युंजय जब पहले करोगे कि उसके फर्स्ट एड पहले करोगे? ये तो टेक्निकल उपाय हो गया। ये तो हाँ जी, ये पहले ही बता दूंगा ना, ये बाद में थोड़ी बताऊंगा। अगर किसी की अल्प आयु है, 50s में, 40s में, 30s में डेथ है, और मैं उसको बोलता हूं कि भाई तू 2-4 करोड़ का इंश्योरेंस ले ले, कल को तेरी डेथ के बाद गम तो उस चीज का कम नहीं हो सकता, लेकिन इंपैक्ट तो कम हो सकता है बाद में जो फैमिली है। ये उपाय होते हैं, उपाय यहां से होते हैं। तो वैसे पैसे, जैसे पैसे चाहिए किसी को, तो वो नक्षत्र देखे या वो प्लैनेट्स देखे? क्या पहले देखे? तो काम करे अपना। काम तो करे ही, चलो वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काम करना। बट हम देखते हैं कि भाई शुक्र का उपाय कर लो या इसका उपाय कर लो, मोस्टली तो पैसे के लिए वही कहा जाता है। प्रॉब्लम ही ये है कि प्रॉब्लम एक है, आपके पास पैसा नहीं है। सभी बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये नहीं बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। जो 2 पैसे कमा रहा है उसको 4 पैसे कमाने, और जो 1 पैसा कमा रहा है उसको 2 पैसे कमाने। वो सब एक उपाय है। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि किसी ने ऐसे किसी पॉडकास्ट में बोला होगा कि अपनी वाइफ के नाम सब कुछ ले लो, अपनी वाइफ को सब कुछ दे दो, उसको सारे पैसे दे दो, तो आपकी लक्ष्मी स्ट्रांग हो जाती है। शुक्र उस लक्ष्मी का, आपकी वाइफ का नीच का है। वो पैसे लेके आपको डिवोर्स देके चली जाती है। क्या करोगे? गए फिर तो क्या करेंगे? रोया जाएगा। क्या करोगे? फिर तो सर पीटा जाएगा अपना। सारे यही बोलते हैं ना कि ग्रह लक्ष्मी के नाम सब कर लो। अरे वो भी तो इज्जत के लायक होनी चाहिए।
मैं उस क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं कोई टेस्टिमोनियल नहीं देता, लेकिन एक क्लाइंट रोया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा, बताओ, पैसे लेके भाग गई। तो बीवी को भी पैसे सर, देना जिसको सेफ उसने नहीं कुंडली है। दिखाई उसके उसमें दिखा नहीं इसकी बीवी भाग जाएगी, ग्रह वगैरह में कहीं दिखा नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर नहीं था ना जिसको कुंडली दिखाई, वो या तो टैरो का रीडर होगा, मुझे पता नहीं, मतलब उसने मुझे ये नहीं बताया उसने पहले किसको दिखाई, या न्यूमरोलॉजिस्ट होगा। वो कहता मुझे नक्षत्र के बारे में पता ही नहीं था, कुछ होते हैं। देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ आई हैव सम बैकअप, और अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या किसी का कोई सवाल है उसका मैं जवाब नहीं दे सकता, अभी नहीं दे सकता तो कल दूंगा, परसों दूंगा। मेरी रिसर्च का मतलब ही ये है कि एस्ट्रोलॉजी के सवाल मेरे पास आए और मैं उनका जवाब दूं लॉजिकली विद बैकिंग ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट है पराशर होरा शास्त्र। सर वैसे अगर आपके पास कोई कुंडली लेकर आता है तो आप नक्षत्र और पंचांग देखकर उनकी वेल्थ को एनालिसिस भी कर सकते हो? हाँ कि बिल्कुल। इस टाइम पे वेल्थ कम होगी या इस साल में जाके इसकी वेल्थ डाउन हो जाएगी, अगर आप बिल गेट्स के एग्जांपल से बात करें? बिल्कुल एनालाइज किया जा सकता है। अच्छा, क्या फैक्टर्स होते हैं? 21 फैक्टर्स होते हैं किसी की भी वेल्थ को एनालाइज करने के लिए। पंचांग में बता चुका हूँ, पंचांग के बाद आनंदी योग में बता चुका हूँ, आनंदी योग के बाद मुहूर्त में बता चुका हूँ, सन चार्ट, मून चार्ट और लगन चार्ट में बता सकता हूँ। अब जो फैक्टर्स हैं वो और डीप है। होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन, आरूढ़ लगन, ये 4 लगन होते हैं, प्लस कारकांसा। ये 5 अलग अलग चार्ट्स होते हैं हमारी कुंडली में, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा जी। एक होता है इंदु लगन, ये उत्तरा कालामृत में लिखा हुआ है, इंदु लगन प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन असेसिंग द वेल्थ ऑफ द पर्सन। फिर अष्टवर्क, ये टोटल मिला के 20-21 पॉइंट है, मैं इनकी लिस्ट आपको दे दूंगा, डाल लेना इसमें। ये 20-21 पॉइंट को टोटल एनालाइज करके वेल्थ निकलती है। सिर्फ एक प्लैनेट या एक सोर्स वेल्थ नहीं देता, वेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जब तक वो जिएगा जब तक की वेल्थ निकल जाएगी एक तरीके से बिल्कुल इंसान आइडिया आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो कमाल की साइंस है सर। तो एक बार कुंडली देखकर आप पूरी लाइफ प्रिडिक्ट कर सकते हो इंसान की, या कैसे रहता है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, एकदम पर्टिकुलर मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर? ईयर टू ईयर करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। और इस केस में सर फिर ऐसा भी होता है जैसे मान लो आपने किसी का डाउन देख लिया, किसी का डाउनफॉल है, फिर आप उसका उपाय बता रहे हो तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा? इम्पैक्ट ये होगा वो रेडी रहेगा ना उस पर्टिकुलर डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। वो डिजास्टर कम होने की चांसेस, मतलब उपाय से कम हो जाएगा? डिजास्टर का इम्पैक्ट का तो पता नहीं, लेकिन डिजास्टर मैनेज बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, डिजास्टर तो उतना ही है। अगर मैं किसी को बता दूं कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, वो अपना बॉडी इंश्योरेंस ले ले और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराता रहे, तो कुछ इम्पैक्ट कम होगा। ऐसे ही मुझे किसी ने बताया था, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा था 2018 तक तेरा कोई काम नहीं चलेगा। एंड आई वॉज वेरी स्टबन कि मैं तो काम करूंगा, मैं ठोकता रहा पैसे, ठोकता रहा पैसे, कोई काम नहीं चला। 2018 के बाद जाके 2 पैसे कमाए। अच्छा। अब 2018 में मेरी एज हो चुकी थी 28 प्लस 27 ईयर्स का मैं हो चुका था, तो 27 ईयर्स तक कोई पैसा नहीं कमा रहा, ये एक बड़ी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा राजयोग कारक ग्रह है वो है ही जब बुध और शनि, जिनकी एज ही 30s में आती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, 30s का वेट कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे को बोला जस्ट लर्न लर्न एंड लर्न इन योर स्ट्रगलिंग पीरियड, लर्निंग इज योर अर्निंग। तो ये एक तरह का गाइडेंस मिल गई मेरे को। जब उनसे गाइडेंस मिली उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी। अब मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट्स और दोबारा वो चीज़ शुरू किया, जो चीज़ उस टाइम लॉस करती थी आज वो लॉस नहीं कर रही। तो किसी का शनि अगर किसी नक्षत्र में हो तो क्या मतलब? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये हर नक्षत्र हर प्लैनेट के लिए वैलिड है, ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, फ्रॉम द नेटल नक्षत्र ऑफ सैटर्न, सैटर्न किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, वहां से हमने मून का नक्षत्र गिनना है। अच्छा, मून किसी नक्षत्र में है, सैटर्न किसी नक्षत्र में है, वहां से हमने गिनती करनी है। तो अगर वो गिनती 1 है, मतलब नक्षत्र सैटर्न और मून सेम नक्षत्र में है, तो शास्त्र कहता है रोग, डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। अब कैंसर ले लो या ट्यूमर ले लो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज। 2, 3, 4, 5 नक्षत्र में है तो लाभ,
मीडियोकर से को क्वालिटी का लाभ। फिर 6th में हानि, 7, 8 में गेन्स, अचीवमेंट और बहुत ज्यादा लाभ, 9 to 13 में वेलबींग, और 14, 15, 16, 17 नक्षत्र फ्रॉम द नक्षत्र ऑफ सैटर्न टू मून, डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है बंधन, बंधन का मतलब होता है कोई ना कोई कोर्ट केस या एक्चुअल में जेल जाना। वो कुंडली की पावर डिसाइड करेगी कितना बंधन आएगा उसमें। फिर बंधन के बाद आता है पीड़ा, सफरिंग, वो भी बंधन का ही एक्सटर्नल पार्ट है। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26 नक्षत्र में लिखा हुआ सक्सेसफुल जर्नीज, माइग्रेशन फॉर गुड कॉज एंड ऑल गेन्स। अब हमने सैटर्न के नक्षत्र से मून के नक्षत्र तक काउंटिंग करनी है और ये उस काउंटिंग के रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। ऐसे ही हर नक्षत्र से मून के नक्षत्र तक, हर प्लैनेट के नक्षत्र से मून के नक्षत्र तक की काउंटिंग होती है और उसके रिजल्ट्स होते हैं। ये तो सर बहुत डीप साइंस है, ये तो किसी आप जैसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही पता लगाया जा सकता है। और इन सबको प्रूव करने के लिए मेरे पास टेक्स्ट है। वो टेक्स्ट का नाम बताता हूँ आपको। वरामीर ऋषि का एक टेक्स्ट है बृहद जातकम, सारावली मंतेश्वर की एक बुक है, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, जातक परिजात, पराशर होरा शास्त्र, उत्तराकाल अमृत, ये सारे जो ओरिजिनल ऋषियों ने टेक्स्ट लिखे हुए ना, जैमिनी सूत्रम, वो मैं कैसे भूल गया। जैमिनी वॉज द बेस्ट ऋषि टू एनालाइज वेल्थ। काराकामसा से वेल्थ बड़ी अच्छी एनालाइज की जाती है। काराकामसा वॉज द पार्ट ऑफ जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। काराकांक्षा क्या है? एक प्लैनेट होता है हमारी कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है। अच्छा, मेरी कुंडली में वो सैटर्न है, तो सैटर्न इज काराकामसा प्लैनेट, मतलब आत्मकारक इन माय कुंडली। जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट होता है किसी भी कुंडली में वो आत्मकारक होता है। इसमें राहु केतु को नहीं लेना। इसमें हमने ऐसा भी होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट से आप रूल होते हो वो ये होता है? नहीं नहीं, वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ तो हर साल वही आएगी, लेकिन वो प्लैनेट्स की पोजीशन तो चेंज होती रहेगी ना। पर ऐसा मतलब न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से नहीं कहते कि जो आपका नंबर है उसके टोटल से आप रूल होते हो उसको? एस्ट्रोलॉजी ये है ना, न्यूमरोलॉजी ये है। इतना डिफरेंस है आपके हिसाब से? एस्ट्रोलॉजी इज दिस, न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, छोटा सा। उसी को न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, लाल किताब की तरह आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतनी है तो न्यूमरोलॉजी इतनी है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का मिक्स मैच करके प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। बट जो ऐसा नहीं होता जिस नंबर से आप रूल, जो नंबर है उस डेट ऑफ बर्थ से आप रूल होते हो। जैमिनी ऋषि क्या कहते हैं, आत्मकारक एक ऐसा प्लैनेट है जिससे आप अपने हाउस के अंदर क्या लग रहा है वो भी बता सकते हो, घर बनाओगे कि नहीं बनाओगे वो भी बता सकते हो। और ये पता कैसे लगता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट इज आत्मकारक। तो वो कोई हाउस में होता है या कैसे? वो कहीं पे भी हो सकता है बर्थ चार्ट में, हाईएस्ट डिग्री वाला। अच्छा, उस हाईएस्ट डिग्री को नवमांश में खड़ा करके एक चार्ट बनता है, उस चार्ट को बोलते हैं काराकामसा चार्ट। वो चार्ट हमारा प्रोफेशन डिसाइड करता है। अच्छा, और एग्जैक्ट प्रोफेशन डिसाइड करता है। पक्का हम वही होंगे उस प्रोफेशन में, मतलब वेरिएशन। अगर हम उसमें जाएं तो अच्छा होगा, वो होगा, या फिर हम कोई भी हम ले दे के वही काम करेंगे? ले दे के आप वहीं पहुंच जाओगे। अच्छा, लेकिन ये फिर तब होगा ना जो कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है वो उसको रेकमेंड कर रहा है। अगर बंदा कोई गलत काम कर रहा है, मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन वो गलत काम भी वो लिखा, वहां पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है वहां पे स्मगलिंग नहीं लिखी हुई। जो जैमिनी सूत्रम में स्मगलिंग भी लिखी हुई है, और जैमिनी सूत्रम में टेढ़े मेढ़े 2 नंबर के काम सारे लिखे हुए हैं जैमिनी ऋषि ने। अच्छा जी। हाँ, ये सिर्फ लेजिटिमेट काम नहीं लिखे हुए, इललेजिटिमेट भी लिखे हुए हैं। तो जो वहां लिखा है बंदा कुछ भी कर ले वही काम करेगा? पोच ही जाता है। अगर वहां लिखा है कि मिलावट करके पैसे कमाएगा तो वो मिलावट करके ही पैसा कमाते हुए पाएगा। उसको बदला नहीं जा सकता। उसको बदला नहीं जा सकता। अगर किसी का ऐसा ही होगा तो उसको बोलोगे जस्ट बी सिक्योर, अपने आप को बचा के चलो। यार कितने लोग हैं जो हवाला का काम करते हैं, कैश का काम करते हैं, आंगड़ियों का काम करते हैं, क्या सारे जेल में है क्या? ना। फिर सबको सबकी सच्चाई पता होती है ना। किसी ना किसी तरह बाहर ही है।
बाहर क्या किसी के ऊपर केस भी नहीं है। सर सिस्टम ही इतना करप्ट है, पैसे वही तो कह रहा हूँ, मैं तो उसका स्टूडेंट हूँ जो मेरे जो वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर रहे हैं जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया है, जस्टिस एस.एन. कपूर, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। वो कहते थे तिहाड़ में तो सारे शरीफ हैं, बाकी तो बाहर है। अच्छा। जो सिस्टम के अंदर बैठा है उसको कितना पता होगा। सर वैसे जैसे आप कह रहे थे कि यार एस्ट्रोलॉजी ये है, न्यूमरोलॉजी ये है, और लाल किताब को तो आपने रिजेक्ट ही कर रखा रिजेक्ट है। करता हूँ। तो अगर बाय चांस का कोई लाल किताब वाला बंदा हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आके आपको चैलेंज करता है तो आप फुल डिबेट करोगे, फुल उल्टा मतलब उनसे करने के लिए हो? मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए तो बना हूँ यार, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ कुछ मैं अगर उसको लॉजिकली और टेक्स्ट वाइज प्रूफ ना कर पाऊँ तो मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा। आपका ये प्रूफ करना कि ये साइंस सही है, ये तो एक बात होगी। आपका ये प्रूफ करना कि वो लाल किताब वाले जो कह रहे हैं वो गलत है, वो मैटर करता है। तो मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी का एक्स अमाउंट ऑफ मनी लिखा है, वो लाल किताब, पीली किताब, काली किताब, किसी किताब से वो एक्स से वाई नहीं होगा। वो एक्स से x.01 जरूर हो सकता है, लेकिन एक्स से वाई नहीं होगा वो। अगर मेरी जिंदगी में लिखा है कि मैं एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जीऊंगा या अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जीऊंगा तो मैं एफ्लुएंट या एग्जीक्यूटिव क्लास तक कभी नहीं पहुंचूंगा, मैं चाहे कुछ भी कर लूं। और प्रॉब्लम ही ये है, यही एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है कि मैं आपको अर्ज से फर्श से अर्ज तक पहुंचा दूंगा, आप मुझे पैसे दो। तो आप कह रहे हो ये स्कैम है? स्कैम वर्ड नहीं यूज करता, लेकिन आप किसी को बोलो, अब मेरे पास एक लड़की आई थी, ये ओरिजिनल है, वो कहती है मेरे को मिस इंडिया बनना है। मैं क्या पॉसिबल नहीं है, तू अपना कॉर्पोरेट जॉब कर ले, अपना CA कर ले, अपना मॉडलिंग। आपने कुंडली देख के कहा या शक्ल देख के? कुंडली देख के। शक्ल अच्छी थी, मतलब अच्छी थी। मैं क्या पॉसिबल नहीं है, तू अपना मॉडलिंग के असाइनमेंट कर ले, लेकिन मिस इंडिया का वो। अब किसी ने मुझे, अब वो जो भी है, खैर मुझे नाम भी पता, लेकिन आई विल नॉट डिस्क्लोज, उसने उससे 3-4 लाख रुपए हट लिए उपाय के मामलों में। क्या वो मिस इंडिया बनी? नहीं बनी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो आप उसके मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते। अगर आप उसके मुंह में अपने शब्द डालना चाहते हो तो क्या कह देगा कि तुझे ये बनना है तो मैं तेरे को बना देता हूं। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आत्मकारक, मेरा आत्मकारक शनि है, मेरा आत्मकारक बोलता है पब्लिक डीलिंग, मेरा आत्मकारक बोलता है स्टॉक मार्केट, मेरा आत्मकारक और भी चीजें बोलता है, 5-7 चीजों की लिस्ट हो है। अगर मैं उनके अलावा कोई और काम करूंगा तो आई एम नॉट गुड, आई विल फेल। सर लेकिन जैसे चलो काफी लोग अगर लाल किताब को जो फॉलो करता है, जो उसकी रेमेडीज कर रहे हैं, चलो मान के चलो उनके लिए वो रेमेडीज काम कर गई, वो लोग उस चीज को बिलीव कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करती है। प्लेसीबो इफेक्ट। ये क्या होता है प्लेसीबो? प्लेसीबो का मतलब है कि वैसे ही भाई का टाइम अच्छा चल रहा है, मैं इसको बोल दूं भाई ये तू घड़ी पहन ले, तेरा तो और लगेगा कि इस घड़ी से पहले से ठीक हो। हाँ, वो प्लेसीबो इफेक्ट आ गया ना। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। 28 साल के 10 लौंडे खड़े थे, 10 में से 10 को लाल किताब वालों ने बोल दिया कि तुम्हारी अगले 1-2 साल में शादी हो जाएगी, और जो 28 साल के हैं उनमें से 6-7 की तो हो ही जाएगी ना। अच्छा, जो 3 की नहीं हुई वो निकालना ज्यादा जरूरी है कि 28 साल की उम्र में अगर 10 लोग तुम्हें मिले, तुमने बोल दिया अगले 2-3 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी, उनमें सबकी हो जाएगी। वो उम्र ही वो है, ढूंढना उस एक को है जिसकी नहीं होगी। मैं अपनी जिंदगी में किसी को स्टोन रिकमेंड नहीं करूंगा, चाहे मेरे को ये भी मैसेज आ जाए 75% आपका आप रिकमेंड करो। स्टोन की मार्केट भी सर मतलब जेन्युइन स्टोन्स अवेलेबल नहीं कहाँ है? सब बैंकॉक में बनते हैं, हीटेड है, सारे हीटेड है। सर स्टॉक मार्केट को लेके भी आपने प्रेडिक्शंस करी हुई हैं अभी अगस्त में? अभी अगस्त में करी है, अभी स्टार्ट किया है, R&D चल रही है, और इन प्रिडिक्शंस के पीछे भी बहुत सारे वो हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, कोई प्लैनेट राशि परिवर्तन कर रहा है, क्रांति साम्य है, ग्रहण है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके प्रिडिक्शन करता हूँ। अगस्त के महीने में मैंने अगस्त के महीने की प्रिडिक्शन की थी कि 28 जुलाई को अगस्त की प्रिडिक्शन की थी कि ये गिरेगी मार्केट, और 5 अगस्त को मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी। मेरी प्रिडिक्शन और भी नीचे की है। अभी अगस्त चल रहा है, पूरा अगस्त सितंबर तक जो भी पीरियड है उस पॉइंट तक आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो डायरेक्शनल तो पता ही चल जाएगा ना कि हम ठीक हैं कि गलत है। तो आप क्या उस केस में कंट्री की कुंडली देखते हो? कहाँ की कुंडली? हाँ, कंट्री की कुंडली देखी जा सकती है।
कंट्री की भी कुंडली होती है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, कंट्री की कुंडली कैसे होती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंट्री की कुंडली कैसे होती है। ठीक है। हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 रात को 0001 पे, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 14 अगस्त 1947 रात को 11:55 पे। 5-7 मिनट का फर्क था, एग्जैक्ट टाइमिंग्स है मेरे पास लिखे हुए। उसमें भी इंडिया बड़ा ब्लेस्ड कंट्री बना और पाकिस्तान ब्लेस्ड कंट्री नहीं बना। इसके पीछे की वजह भी बता दूंगा मैं। क्या वजह है? वो यही सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हम कर रहे हैं ना, 21 पॉइंट्स ऑफ वेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी। वो इन्हीं पॉइंट्स में एक चीज होती है, विघटी लगन। विघटी लगन, षष्ठ्यांशा, त्रिमसामसा, ये तीनों इंडिया और पाकिस्तान के चार्ट में चेंज हो जाते हैं। उससे ही इतना फर्क आ गया। अच्छा सर, वैसे एस्ट्रोलॉजी भी ये डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ या फिर कंट्री की अगर आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली ह्यूमंस के लिए नहीं बनी, ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कंट्रीज और सिटीज प्लेसेस में? बिल्कुल ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। मैं 2026 की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ना। उसकी वजह ये है कि जिस साल में 4 ग्रहण आ जाते हैं और अधिक मास आ जाता है, महाभारत में भी यही हुआ था। फर्स्ट प्रिडिक्शन आई हैव डन, मुझे याद है पिछले साल जुलाई का महीना ही था, इस साल जुलाई के महीने में वही प्रिडिक्शन रिपीट हो के हर बंदा वही बोल रहा है। मैंने स्टॉक मार्केट क्रैश बोला है 2026 में, आज भी मैं वो बात बोल रहा हूँ। मैंने सम सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर बोली है 2026 में, सम सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, आज भी मैं वो बोल रहा हूँ। और हम बात कर रहे हैं अगले 48 से 72 घंटे में ईरान इजराइल पर अटैक कर दे तो कोई बड़ी बात मत मानना, अगस्त में कभी भी कर सकता है। अच्छा, और क्या क्या प्रेडिक्शन है आपकी? अब वो अटैक करेगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगी। अच्छा, अब दोनों प्रिडिक्शन कंबाइन होगी। अगर ईरान ने गलती से इजराइल की तरफ मिसाइल फेंक दी तो स्टॉक मार्केट तो गिरेगी। तो सिर्फ स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक प्रिडिक्शन नहीं, ईरान स्पेसिफिक प्रिडिक्शन करके भी हम स्टॉक मार्केट का आइडिया तो ले सकते हैं। तो 2025 कैसा रहेगा आपके हिसाब से? नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस फ्लक्चुएटिव। इंडिया के लिए 26 ज्यादा खराब है। 26 ज्यादा क्यों खराब है? मतलब सिर्फ स्टॉक्स को लेके? नहीं और नहीं भी? नहीं, वर्ल्ड वॉर वाला माहौल है पूरा इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अच्छा, बट अभी तक तो इंडिया पे असर कुछ उसका पड़ नहीं रहा ज्यादा, देखा जाए तो। अभी पड़ेगा ना, अभी इंडिया इन्वॉल्व होगा तो पड़ेगा। आपको लग रहा है इंडिया इन्वॉल्व होएगा? होना ही पड़ेगा। तुम्हारा भाई कहीं लड़ने चला जाए, जब तक वो मार रहा है ठीक है, जिस दिन वो पिटना शुरू हो जाएगा तो तुम्हें बचाने जाना ही पड़ेगा। वो भाई तुम्हारा कोई भी हो सकता है। इजराइल भी तुम्हारा एक भाई है, एक तरह से दोस्त है या भाई है, इधर रशिया भी भाई है। तो कुंभकर्ण की राम के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन कुंभकर्ण का भाई राम से लड़ रहा था तो कुंभकर्ण को आना पड़ा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि गलती किसी की भी थी। ऐसे इंडिया इंपैक्ट होगा। सर, हमने बहुत बातें तो वेल्थ की कर ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी हमारी जो वेल्थ होती है वो हमारी हेल्थ ही होती है। अगर हमारा शरीर बढ़िया रहता है तो इंसान मेहनत कर कुरा के कुछ ना कुछ करता ही रहता है। 100%। तो आप ये बताओ कि हेल्थ कैसे बढ़िया रहेगी, ये कैसे देखा जाए? कुंडली में वही हायरार्की, पंचांग अच्छा है और हमारा लगन में जो प्लेनेट बैठा है, और लगन के जितने फैक्टर्स हैं, लगन के 5 फैक्टर्स होते हैं। लगन लॉर्ड, लगन नक्षत्र लॉर्ड, लगन में बैठा हुआ ग्रह। तो लगन हो गया हमारा शरीर, ये तीनों अच्छे हैं तो हमारा शरीर अच्छा है। मन हो गया हमारा चंद्रमा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है और वो नक्षत्र अच्छा है, मतलब नक्षत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा मन अच्छा हो गया। और तीसरा होता है आत्मा, आत्मा है सूर्य। हम सबका नेचर अलग अलग है, किसी भी चीज को लेके हम सबका नेचर अलग अलग है। ये क्यों अलग होता है? नक्षत्र के देवता के हिसाब से हमारा नेचर उत्पन्न होता है। कई लोग देखते हैं ना कुंडली से और आपका नेचर बता देते हैं, ये नक्षत्र के देवता के हिसाब से ही बताते हैं। तो हेल्थ मतलब फर्स्ट उससे देखी जाए, फर्स्ट हाउस से हेल्थ का मैक्सिमम पार्ट देखा जा सकता है। और हमारी कुंडली में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हेल्थ वाइज, ये भी बताया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर वे। जैसे किसी का
एक बार हुआ क्या, मैंने किसी को, अपने दोस्त को बोला कि अपने फादर का लोअर एब्डोमिनल एरिया का ख्याल रखियो खास, 1-2 साल में दिक्कत आ सकती है। अब लड़ाई आज ये है कि उनके फादर को आया हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक हुआ यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मतलब नहीं ठीक बैठा। लेकिन अगर चाहे लोअर एब्डोमिनल एरिया था चाहे हार्ट अटैक था, हमने मेडिक्लेम को किया डबल, वो दोनों जगह काम आ गया। हमने टेस्ट बढ़ा दिए बॉडी के, वो दोनों जगह काम आ गया। जो हार्ट अटैक में ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी वहाँ पे मात्र एक स्टंट डला, उन्होंने वेट कम किया, अपना हेल्थ को ठीक किया। तो अब मुझे टाइमिंग समझ आ गई थी कि ये 2021-22 के टाइम में इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो आइडिया जरूर लगाया जा सकता है कि आपकी हेल्थ कितनी कहाँ का किस पॉइंट पे जाके ज़्यादा खराब होगी। एक हमारी कुंडली में प्लैनेट होता है गुलिक, अप्रकाश ग्रह होता है गुलिक। जब जब सुदर्शन चक्र में गुलिक वाला साल आएगा, आपको हेल्थ वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता। वो प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है, वो आपकी इम्यूनिटी ऑफ कुंडली से डिसाइड होगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और इम्यूनिटी ऑफ कुंडली क्या होती है मैं बताता हूँ। मान लो खाना खराब है और वो खराब खाना 4 लोगों ने खाया, एक को हो गई फूड पॉइजनिंग, एक को हो गया जॉन्टिस, एक को हो गया डायरिया, और एक को पता ही नहीं चला, वो भी उसको पच गया, उसको 1 दिन का फीवर हुआ, एसिम्प्टोमेटिक रहा उसका। तो जिसको फूड पॉइजनिंग हुई उसकी इम्यूनिटी सबसे लो, और जिसको पता ही नहीं चला उसकी इम्यूनिटी सबसे हाई। तो एक ही प्रॉब्लम हमारी कुंडली की अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगी। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बेसिकली कुंडली डिसाइड करती है। पंचांग और लगन मिला के डिसाइड करते हैं, इम्यूनिटी का एग्जैक्ट लेवल बताया जा सकता है। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रांग करना और ये करना वो सब जैसे अच्छा खाना पीना शरीर वो मैटर नहीं करता। हर नक्षत्र की एक जड़ी बूटी बताई गई है। जैसे स्वाति नक्षत्र की अर्जन है, ठीक है, और हर नक्षत्र की एक जड़ी बूटी है। उन जड़ी बूटियों को आप सेवन करोगे तो इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग होगी एज पर योर नक्षत्र। और इसमें मैं मून नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। तो अब खाना भी एक तरीके से इंसान को इस तरीके से खाना चाहिए? नहीं, सारा खाना नहीं खाना चाहिए लेकिन आप कह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी और हेल्थ का कोई मिक्सचर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। बताया जा सकता है कि कब प्रॉब्लम आएगी। एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आएगा, समझ आएगा। सूर्य क्या है? सूर्य अपना सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट है। क्यों है वो सोर्स ऑफ लाइट? ये नहीं पता जी। गैस है वो। सूरज इज 100% हाइड्रोजन एंड हीलियम। गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और सूरज के पास कुछ भी होगा जल जाएगा। अब सूरज, सन एज अ प्लैनेट हमारी कुंडली के किसी भी हाउस में होगा। 5th हाउस पेट का कहा जाता है, अपर एब्डोमिनल एरिया का। अगर किसी का 5th हाउस में सूर्य है तो उस लेडी को कहा जाता है कि आपके मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा है। 7th हाउस और 8th हाउस हमारे जेनिटल्स का है। तो जिस हाउस में सूर्य, और 7th और 8th हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हीट क्या क्रिएट करती है? कॉन्स्टिपेशन। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? 7th और 8th हाउस में जब सूर्य होगा, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होगी, अल्सर की प्रॉब्लम होगी। एक और बात बताऊं, बड़ी गाइनेक से रिलेटेड बात है। जिनका 8th हाउस में सूर्य होता है उनको कंसीविंग में दिक्कत होती है, क्योंकि उन लेडीज की पीरियड्स में वाइट डिस्चार्ज कम होता है। अच्छा। लेकिन इसमें भी हमें डिग्रीज देखनी है, नक्षत्र देखना है, वो कितना इंपैक्टफुल होगा वो देखना है। अब सूरज हीट प्लेनेट है। मांगलिक दोष समझते हो? मांगलिक दोष की तो हर बंदा बात करता है ना। मंगल एग्रेशन है। मंगल जिस हाउस में बैठा होगा वहां पे एग्रेशन कर देगा। 7th हाउस अपोजिट जेंडर का है। अपोजिट जेंडर का एग्रेशन टूवर्ड सेक्सुअल लाइफ, पराशर जी ने मंगल बैठा है, एग्रेशन कर देगा, इसको ना मांगलिक कर देते हैं। 8th हाउस होता है ससुराल। 8th हाउस में एग्रेशन, उसको भी मांगलिक कर दिया। 12th हाउस होते हैं बेड प्लेजर्स। बेड प्लेजर में एग्रेशन, उसको भी मांगलिक कर दिया। और 4th हाउस होता है आपके हस्बैंड या वाइफ के, आपके स्पाउस के दोस्त और रिश्तेदार, उसमें एग्रेशन, उसको भी मांगलिक कर दिया। तो पराशर की कहते हैं जो इन सब चीजों में एग्रेसिव है उसकी मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनको मांगलिक की कैटेगरी में कर दो। फिर जेमिनी क्या कहता है कि आग को आग से लड़ा दो, जहर को जहर से लड़ा दो। तो जिसका मंगल जिस हाउस में है, उस जो हाई ऑन हार्मोन्स है उसकी हाई ऑन हार्मोन से शादी करा दो। तो ये मांगलिक का तोड़ हो गया। और पीछे कॉन्सेप्ट है उनके, कॉन्सेप्ट समझो। मार्स एग्रेशन हो गया,
सन हो गया हीट, मून हो गया फ्लक्चुएशन, क्योंकि मून का साइज ऊपर नीचे होता रहता है ना। जिसका सेकंड हाउस में मून बैठा है उसकी वेल्थ अप डाउन, अप डाउन, सिंपल पॉइंट। बट उस केस में फिर ये 21 पॉइंट्स भी तो कंसीडर करेंगे। वो तो करेंगे ही, वो अप डाउन होगी तो अप डाउन उसकी होती है। जैसे कोई मान लो सट्टे से पैसा कमा रहा है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा है, उसके रोज अप डाउन होंगे। अब कोई प्रॉपर्टीज लेके बैठा है, उसका क्या अप डाउन होगा। तो आपको देखना पड़ेगा ना एज पर कुंडली कितने सारे फैक्टर्स है। सर कुल मिला के बड़ी डीप साइंस है, और इसके लिए आम जनता को तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर जा रहे हो तो किसी पढ़े लिखे नॉलेज वाले एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओ, जैसे हमारे भाई हो गए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है, और सबको डॉक्टरी का ज्ञान है ना, सबको पता है ना डॉक्टर फीवर में पैरासीटामोल देगा। अगर आपको फीवर है और डॉक्टर आपको पैरासीटामोल नहीं दे रहा और आपको कह रहा है आप सर्जरी करा लो, तो आप करा लोगे ना। तो एस्ट्रोलॉजी में ये होता है कि आपको पता ही नहीं, बेसिक्स नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। डॉक्टर भी तो अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर तो अच्छा होना ही चाहिए, तो वो भी तो वो हमें पता चल जाता है ना। हाँ, हर चीज का इलाज नहीं होता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो मेन मोटिव है वो है गाइडेंस, जिसको मार्गदर्शन कहा जाता है। ऑल राइट सर, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमको तो मज़ा आ गया आपके साथ बातें करके, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रेमेडीज़, उपाय और नक्षत्र और ग्रहों को लेकर वो बहुत सटीक और एकदम अलग है। तो आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। और अगर ऑडियंस से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का हल हमारे सर कर सकते हैं, तो प्लीज़ जाके सर को रीच आउट कीजिए। सर से कॉन्टैक्ट करने की सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और सर को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सर का स्क्रीन पे आ ही रहा था, एंड इवन डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर सर से आप पढ़ना चाहते हो जिस तरीके से सर एक्सप्लेन कर रहे थे, सर के कोर्स का लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनका कोर्स भी एनरोल कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, और अपने घर वालों का ध्यान रखो यार। चलो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।